हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे आप लोग, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अभी बताइए कि भैया कुछ दिनों के बाद ही बोर्ड एग्जाम है और अपन ऐसे में वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो शानदार सी, जिसमें मैं आपको दो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूं तीसरा सब्जेक्ट है ना। एक अपन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और एक अपन शायद ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं ना। और आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसके बाद जो आखिरी क्लास आएगी वो आएगी हमारी इकोनॉमिक की। और सुनो, जैसे ही इकोनॉमिक की क्लास खत्म मैं क्या करूंगा, 2025 से, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, मैं क्या करूंगा 2025, 24, 23 और 22 के पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, चार वीडियो देख ली है ना, उसके बाद पेपर का सॉल्यूशन देख लिया, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। वैसे चार वीडियो जो मैंने पढ़ी ना, सारे मैंने पीवाईक्यू लिए हैं, है ना, उनसे रिलेटेड थ्योरी लिए और शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपकी पूरी कंप्लीट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आएगी इकोनॉमिक की वीडियो, उसके बाद चारों वीडियो के बाद आपकी पूरी एसएसटी कंप्लीट। वो भी क्या, जो टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यही दावा मैं कर रहा हूं कि भाई साहब इससे बाहर तो नहीं आना है, आना तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो तो अपन ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 घंटे की रहेगी, ज्यादा कुछ है नहीं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत छोटा सा सिलेबस है और आपके आराम से 20 से 25 नंबर आराम से लिया होगा। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझना पड़ेगी, और समझ लिया तो बस नैया पार अपने। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चैप्टर 1 कौन सा हमारा, पावर शेयरिंग। पहले मैं समझा देता हूं पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल है, जब पावर को हम लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली शेयर कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे पावर शेयरिंग। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं वो हम देखते हैं। चलो भैया, पहला देख लो आप। देखो, जैसे बुक ओपन करते हो ना, दो केस मिलते हैं। एक केस मिलेगा आपको बेल्जियम का, ठीक है, और दूसरा केस जो मिलेगा वो मिलेगा श्रीलंका का। अभी तक इतिहास में, मतलब पेपर के इतिहास में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मात्र 1 वर्ड में पूछे गए इससे, है ना। या तो पूछ लेगा आपसे 1 वर्ड में, या पूछ लेगा आपसे एमसीक्यूज में, या पूछ लेगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में। मतलब सीधे सीधे बोलो, एक ही नंबर का आ जाए। चाहे वो 1 नंबर का श्रीलंका से आता है या फिर 1 नंबर का किससे आता है, बेल्जियम से आता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। देखो, जैसे श्रीलंका से क्या कहा कि भैया कौन से साल सिविल वॉर खत्म हुआ श्रीलंका में, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना, कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है, ये बेल्जियम से आ चुका है। ठीक है, चलो अब हम डील करते हैं इन सभी से। ठीक है, चलो भैया, ये बड़े टेबल दिया है, मैंने बेल्जियम को बनाया और एक साइड टेबल लिखा है श्रीलंका का। पूरी केस स्टडी आपको समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अब मोटा मोटा हम देखें तो ये बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी 1 करोड़ के आसपास थी, है अभी भी, होगी पता नहीं। अब उसमें 3 रीजन ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन निवास करती है बेल्जियम की। एक है फ्लैंडर्स, ब्रुसेल एंड वोल्निया। ठीक है, जो फ्लैंडर्स में आप कैपिटल देखोगे वो कितनी, लगभग 60%। अब इस 60% जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है की, वो बोलते हैं डच। ठीक है, ब्रुसेल में आप देखोगे मात्र 10% पॉपुलेशन निवास करती है, और डच और फ्रेंच दोनों बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, वोलोनिया में आप देखोगे तो 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये तो पूरे बेल्जियम की कहानी होगी। अब मैं यदि सिर्फ पॉपुलेशन की बात करूं, सॉरी, यदि मैं सिर्फ बात करूं किसकी, ब्रुसेल की बात करूं, तो यहां पर आप बात करोगे तो वो फ्रांस क्या है पर मेजोरिटी में, और डच क्या है पर माइनॉरिटी में। और पूरे बेल्जियम में आप देखोगे, पूरे बेल्जियम में देखो डच क्या है इसमें, मेजोरिटी में, लेकिन यहां पर फ्रांस क्या है, मेजोरिटी में। कहां पर, ब्रुसेल के अंदर। मतलब थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी ना, ब्रुसेल का, बेल्जियम का। सिंपल बता देता हूं, बेल्जियम में जो मेजोरिटी में वो होते हैं डच, है ना। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल है, तो ब्रुसेल में जो मेजोरिटी में रहते हैं वो रहते हैं फ्रेंच, यानी फ्रांस वाले जो फ्रेंच बोलते हैं। अब भाई साहब
जो कैपिटल में मेजोरिटी में बैठा है तो पावर तो उसके पास ही होगी ना। बोलो होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। बस इसी को लेकर कहीं ना कहीं बेल्जियम के अंदर क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट उठकर आता है। बस इसको लेकर, पावर को लेकर बाद में बेल्जियम उठ लाते हैं, कुछ रिफॉर्म करते हैं, जहां पर वही सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वो डच हो चाहे फ्रांस हो, सभी को बराबर क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इस तरह की बातें करते हैं बेल्जियम मॉडल में। ठीक है, एक श्रीलंका केस हो, सुन लो। अब क्या हुआ था सुनना। यदि मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हल की पॉपुलेशन थी वो थी 74%। ये लोग कैसे थे, बुद्धिस्ट थे। और श्रीलंका तमिल थोड़ा सा माइनॉरिटी में थी, मात्र बहुत कम थे। 74 ये तो 26 से बचे। अब 26 लगभग कौन बचे, तमिल। तमिल में से में इंडियन तमिल कौन कितने थे, मात्र 4%। कितने थे, मात्र 4%। अब होगा 1956 में सिन्हल वाले वही मेजोरिटी में, तो ऑब्वियसली वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इंपोर्टेंस ज्यादा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब जो उनकी भाषा है किसकी, सिन्हल की, उन्होंने बोले कि भाई सिन्हल आज से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। मतलब उनको वही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हायर एजुकेशन मिलेगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन जल्दी मिलेगा, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा रहेगा, सिन्हल का ज्यादा रहेगा। मतलब सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, सिन्हल के लिए कर रहे हैं। अब तमिल वाले क्या करेंगे, तमिल वाले भैया बोल रहे हैं कि भाई हमें दे दो, कुछ ना कुछ तो दे दो भाई साहब, मालिक कुछ तो दे दो, हम भी इस देश में रहते हैं। लेकिन हुआ क्या बाद में, ये लोग मतलब इन लोगों ने सुनने से मना कर दिया, सिन्हल वालों ने। तो इन लोगों ने उठा लिया हथियार और तमिल ग्रुप बन जाता है एलटीटी। अभी भी एक्टिव है, देखी होगा आप लोगों ने कुछ मूवीज में एलटीटी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे आपने बहुत सारे मूवी, एक फैमिली मैन करके एक आपने वेब सीरीज देखी होगी, है ना, जो उसमें हीरोइन रहती है वो एलटीटी से बिलोंग करती है, तो आपने हर जगह देखा होगा। अक्षय कुमार की मूवी भी थी राम सेतु, उसमें भी एलटीटी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एलम मतलब होता है स्टेट, एलम मतलब क्या होता है, स्टेट। ठीक है, फिर क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1983 से, जो कब तक चलता है, 2009 तक, सॉरी 2009 तक ये सिविल वॉर चलता है। और आजादी कब मिलती है इनको, 1948 तक। और रिपब्लिक कब आता है यहाँ पर, 1972 में। अच्छा दिखने लगा क्या कुछ, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मतलब 1940, देखो सिविल वॉर कब खत्म होता है सर, यहाँ पर सिविल वॉर जो खत्म हो रहा है 2009 में खत्म हो रहा है। आजादी कब मिली इनको, 1948 में। रिपब्लिक कब बनाई गई, 1972 में। भाई यहीं से प्रश्न आ चुका है, यहीं से क्या आ चुका है, आपका प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये समझो। अब फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, चलो ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं अपन, कितने प्रश्न आ चुके हैं इससे। देखो कब सिविल वॉर खत्म हुआ था, 2009 में। देखो आंसर मिलेगा आपको। कब आजादी मिली थी, 1948 में। कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है, सब लोग मिलते हैं, है ना। ब्रुसेल किसका हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आया दोनों केस, श्रीलंका का केस और बेल्जियम का केस। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, एक ही नंबर का आता है। अब अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको देंगे जो भाई साहब ज्यादा नंबर का आ रहा है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुकना, एक लिस्ट दिखाई देता हूँ, एक आपको लिस्ट दिखाऊंगा, आखिर में दिखा दूंगा मतलब कितने, मतलब कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आ रहा है आपका, ना वो दिखा देंगे अपन आपको। चलो अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इससे अच्छा मैं आपको एक जगह समझा देता हूँ इनके बारे में। चलो यहाँ समझो। जब मैं पावर शेयरिंग की बात करता हूं, ठीक है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। मैं पहले टाइप की बात कर रहा हूं, फिर फॉर्म की बात करूंगा, ठीक है। पहली कौन सी होती है, वर्टिकल। दूसरी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ना, ये क्या होती है, सुनना। वर्टिकल मतलब कैसा, लेटा हुआ कि ऊपर से नीचे, ऐसा। तो खड़ा हुआ ना, तो क्या होगा, ये वर्टिकल हो गया। अब मतलब यहाँ पर मैं ऊपर से आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, तो ये क्या होगा, वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे। यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होती है, एक ही लेवल पे है कि अलग अलग लेवल पर है, अलग अलग लेवल पर है। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होती है ना दोस्तों,
हाँ, यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होती है ना वो कैसे होती है, डिफरेंट लेवल पर होती है। कैसे होती है, डिफरेंट लेवल पर, मतलब अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्तर पर, मतलब जो शक्ति जो पावर शेयरिंग होती है यहाँ पर अलग अलग लेवल पर होती है। एग्जाम्पल से बता दो, कुछ एग्जाम्पल है क्या आपका, है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के नीचे स्टेट, स्टेट के नीचे आपका क्या आएगा बताओ, स्टेट के नीचे आएगा आपका लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट में क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट में होगी आपकी पंचायत वगैरह, नगर निगम, नगर पालिका होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या होगा, हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन। अब आगे क्या है आपका, अब आगे आता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। चलो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में देखते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, लेटा हुआ होता है, पता है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा हुआ, मतलब मैंने चार लोगों को खड़ा कर दिया, एक दो तीन चार, और एक रो में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, एक रो में खड़े हुए हैं। अब मैंने बोल दिया कि भाई साहब आपके पास भी 10 रुपए हैं, आपके पास भी 10 रुपए हैं, आपके पास भी 10 रुपए हैं, आपके पास भी 10 रुपए हैं। तो एक ही लाइन में खड़े हुए, मतलब यहाँ तो ना, यहाँ पर ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है ना। यहाँ यहाँ पर, यहाँ सॉरी, यहाँ पर ना तो कोई गरीब है ना तो कोई अमीर है, सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। सेम एज इट इज होता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में मैं एक एग्जांपल कैसे समझाता हूं, जैसे पहला यहां पर लिखा है, मान लो यहां पर लिखा है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। मुझे बताओ, हमारे तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, केवल कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव काम है उसी कानून को लागू करना। जुडिशरी काम है वही उसको चेक करना, इंटरप्रेट करना। क्या यहाँ पर मैंने किसी एक को पावर ज्यादा दी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो पावर मिली है सभी को सेम मिली हुई है। यहाँ पर जो पावर मिली है ना, सभी को क्या मिली हुई है, सेम मिली हुई है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। चलो अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझते हैं। ये वाला टेबल देख लो, मजा आएगा आपको ना, पूरा जो रूप है किसका पावर शेयरिंग का सारा समझ में आपको आ जाए, उससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने सारे सोशल ग्रुप के बीच पावर बांट दी, चाहे वो सरकार हो चाहे डिसीजन मेकिंग में हो। जैसे मान लो एसटीएससी को मैंने पावर दे दी, अब एसटीएससी को पावर देना मतलब क्या, नहीं मतलब उनको मैंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिजर्वेशन देकर, तो वो लोग सरकार में आएंगे, कहीं ना कहीं फैसले लेने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उनको भी क्या दे दिया मैंने, पावर में आने का मौका दे दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या खत्म होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा लोअर क्लास और हाई क्लास के बीच। सीधी सीधी बात है, जो सोशल डिवीजन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसकी वजह से वो खत्म होगा। तो पावर शेयरिंग किस फॉर्म में होती है, जैसे कोलाइजिंग गवर्नमेंट में होती है ना। अब मान लो जैसे दो तरह की सरकार, मान लो जैसे हमारे दो पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी है और कांग्रेस है। अब कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं किस में बैठी हुई है, ऑपोजिशन में, और बीजेपी किस में है, रूलिंग पार्टी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास क्या भी पावर है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पावर है ऑपोजिशन में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बीजेपी ऑपोजिशन बन के बैठी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी बन के बैठी है, ऐसा कुछ है क्या। तो ये भी एक फॉर्म है किसका, पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग एमंग कम्युनिटीज, हमने क्या दे दिया, कहीं पर स्पेशल राइट्स दे दिया, कहीं पर स्पेशल स्टेटस दे दिया, है ना, रिजर्वेशन दे दिया। इससे कहीं ना कहीं उनको भी क्या मिल गया, एक पावर में आने का मौका मिल चुका है। हमने माइनॉरिटीज को पहचान दे दी। उसके बाद फेडरल, आप देखो पावर का डिवीजन कर दिया हर एक लेवल पर, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, है ना। और सभी को हमने पावर लगभग सेम दी, इसलिए हमने क्या रखा उसको, अच्छा वो वर्टिकल है, वही क्या रखा हमने, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ। इससे क्या आएगी, शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी ना, बस खत्म हुआ। ठीक है, ये श्रीलंका की कहानी थी, हमें ये नहीं देखना है। चलो इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला चैप्टर है ना फेडरलिज्म, उसमें बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका पावर शेयरिंग। चलो प्रश्न आ चुका था एक, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है कम्युनिटी के बीच,
बताओ ट्रू है फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, अभी तो बताया। यदि मैं अलग अलग कम्युनिटी से भाई साहब, क्योंकि हमारा देश सबसे बड़ा डाइवर्स कंट्री है, हमारी जो कंट्री है ना सबसे बड़ी डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी रहती है। यदि मैं एक कम्युनिटी को नाराज कर दूंगा ना तो वो लड़ाई करेगी आगे जाके कि भैया हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ देना जरूरी है। यदि मैं सबको कुछ ना कुछ दे दूंगा तो इससे क्या खत्म होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, एक जो लड़ाई है ना पावर को लेकर वो खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से? जब मैं पावर यहाँ पर शेयर कर दूंगा। चलो क्लियर रखना, आगे बढ़े अपन अगले चैप्टर की ओर। चलो अब अगला हमारा फेडरलिज्म। चलो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। क्लियर थोड़ा सा मैं चलता हूं कहां पर, इतिहास से। चलो इतिहास से चलते हैं कि क्या हुआ। यूएसए आया, ठीक है। अब जब यूएसए आया तो यूएसए में थे 50 राज्य। यूएसए के अंदर थे 50 राज्य यानी 50 स्टेट थे, 50 स्टेट। अब इन्हीं 50 स्टेट ने डिसाइड करा कि हम एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं और एक बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे सभी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि हमारे पास क्या रहेगी, पावर कभी भी अमेरिका से निकलने की। लेकिन पावर तो रहेगी हमारे पास, तो इसी को हम लोग कहेंगे फेडरल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेडरलिज्म, यानी इसी को हम लोग कहेंगे फेडरल। फेडरल में क्या होता है कि पावर को जब हर एक लेवल पर शेयर कर देते हैं। ये टाइप का कैसा है, ये वर्टिकल है, वो मैंने पावर को हर एक लेवल पर क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। लेकिन सभी लेवल पर जो पावर को शेयर करूंगा वो बराबर होगी, वो क्या होगी, बराबर। ये फेडरल का प्रिंसिपल बोलता है। क्या बोलता है प्रिंसिपल, कि जो मैं पावर को शेयर करूंगा सभी के साथ क्या करूंगा, बिल्कुल सेम, यानी पावर क्या रहेगी, सभी के पास इक्वल रहेगी। फिर सर हमारे इंडिया में भी तो है ये। अब बात करता हूं इंडिया की, ये तो बात किसकी हो गई, यूएसए की। अब बात करता हूं इंडिया की। इंडिया को आजादी मिल गई 1947 में, 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी कर दिया गया। लेकिन हमने एक बढ़िया मन बना लिया कि भाई पावर तो देना राज्यों को भी, लेकिन यदि हमने हमारे बराबर पावर दे दी तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। क्यों? डाइवर्सिटी है ना, लैंग्वेज को लेकर, रीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर। कल कोई भी डिमांड करेगा भैया हमें देश से अलग होना है, तो हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, यूएसए का प्रिंसिपल अपनाते हैं। अरे यार यूएसए का अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगी वो चीज। हमने पावर, वहां पर क्या बोलता है यूएसए, यूएसए का फेडरल बोलता है कि पावर सभी को सेम या इक्वल मिलेगी। यहाँ पर कल कोई भी राज्य अलग हो सकता है यूएसए की तरह। यूएसए में ऐसा है कि कोई भी चाहे, कोई भी स्टेट चाहे तो अलग हो सकता है। तो अपन क्या करें, अपन अपना कनाडा का, मतलब वहां पर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग में किसको रखा गया है, सेंटर को। यहाँ पर सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है कनाडा के अंदर। अब अपन क्या करें, कनाडा का अपना है कि यूएसए का अपना है। जैसे कनाडा का अपना लिया अपन ने तो कहीं ना कहीं राज्यों के साथ गलत होगा, उनको कुछ भी नहीं मिला। और यूएसए का अपना लिया तो अपने साथ गलत होगा। तो एक काम करते हैं ना, अपन अपन पूरा फेडरलिज्म नहीं अपनाते तो क्या अपनाएंगे, क्वाजी। क्वाजी मतलब होता है कि फेडरलिज्म तो रहेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं रहेगा, मतलब पावर तो रहेगी लेकिन सेंटर में क्या रहेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पर सेंटर क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी फेडरलिज्म। चलो बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है आपको। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बढ़ते, अब इसके पढ़ेंगे फीचर्स। इसका आप कर दूं पहले मैं, ये समझ में आ गया ना। चलो ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या प्रश्न आ चुके हैं, अपन डिब्बा देख लेते हैं, फिर अपन एक एक चीजें डील करेंगे। देखो फीचर्स आ चुके हैं, दो फीचर्स लिखे, 5 फीचर्स समझ लेंगे अभी, है ना। 2 और मोर लेवल समझ लेंगे, इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है ये भी समझेंगे, 3 फीचर्स समझेंगे, फेडरल और यूनाइटेड भी समझेंगे। चलो ऐसे समझ लेते अपन, इस स्लाइड में समझते सारा। ये स्लाइड से बाहर एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इस कोने से स्टार्ट कर दूं मैं, चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। फेडरल या फेडरलिज्म में समझा चुका हूं आपको कि पावर को हर एक लेवल पर शेयर कर देना, वो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है।
अब इसके अपोजिट होता है यूनाइटरी, सॉरी इसके ही अपोजिट क्या होता है, यूनाइटरी होता है। और यूनाइटरी के अपोजिट क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। मतलब से समझे नहीं हूं, समझाता हूं मैं, तभी तो आया हूं मैं आज। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब अभी फेडरलिज्म अपन ने क्या समझा था कि सर पावर मैंने सबको दे दी, पावर मैंने सभी को दे दी, तो वो क्या कहलाया, फेडरलिज्म। मैं कहूंगा पावर सबसे छीन लो, पावर सभी से छीन लो, पावर को कैसे कर दो, सेंट्रलाइज। मतलब मैं किसी को पावर नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा, किसी को पावर नहीं दूंगा। नो, नो मीन्स नो, बसंती नो डांस, है ना, ऐसे गाना आया था ना, तो मतलब मैं पावर किसी को नहीं दूंगा। वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, यूनाइटरी सिस्टम कहलाएगा। अब फेडरलिज्म में क्या होगा, जब मैं पावर सभी को दे दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका फेडरलिज्म कहलाएगा। जब मैंने पावर सबको दे दी तो फेडरलिज्म, जब मैंने पावर सभी से छीन ली तो सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में पावर एक के पास होते, इसमें पावर को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चलो मैं फीचर्स थोड़ा सा अगले पेज पे समझा, इसको मिटा देता हूं पहले ना पूरा। अब समझते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चलो एक एक करके सारे फीचर्स अपन समझते हैं। पहला फीचर्स, जब अपन ने फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, जब अपन ने फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी थी तो क्या देखा था, इसमें पावर को शेयर किया जाता है। तो पहला क्या होता है इसमें, पावर, पहला फीचर्स क्या है, पावर शेयर होगी, लेकिन सेम लेवल पे नहीं होगी, अलग अलग लेवल पे होती। पावर शेयर करेंगे इसको हम डिफरेंट लेवल पर, क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे डिफरेंट लेवल पर। ठीक है, दूसरा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। इतना बढ़िया है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो अब दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है फीचर, फेडरलिज्म में ये बोलता है कि भाई साहब मैंने पावर को शेयर कर दिया है, मैंने पावर शेयर करी सेंटर और स्टेट के बीच, मैंने पावर राज्य और केंद्र के बीच शेयर की है। ठीक है, तो अब यहां पर जो अधिकार होगा दोनों का अलग अलग होगा। समझ रहे हो तुम, मैं ये बोल रहा हूं कि जो सेंटर का अधिकार और स्टेट का अधिकार, वो अधिकार किस में होता है, क्षेत्र में होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ज्यूरिसडिक्शन। मतलब यहां पर जो दोनों का ज्यूरिसडिक्शन होगा, सेंटर और स्टेट का अपने अपने लेवल पर होगा। जैसे जैसे सेंटर, सेंटर किसी एक की है कि पूरे राज्य की है, बताओ सर, ना तो सेंटर किसी एक के, ये तो पूरे देश की है, ये क्या है, पूरे देश की, स्टेट लेवल पर है। मतलब सेंटर का जो क्षेत्र अधिकार होगा पूरा देश होगा, क्या होगा यहां पर, पूरा देश होगा। वहीं पर मैं किसी एक राज्य का क्षेत्र अधिकार देखूं तो एक राज्य तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश का देख लो, मुझे मध्य प्रदेश का मैं पता इसलिए ना, जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र अधिकार कहां तक है, केवल मध्य प्रदेश तक ही है। मतलब मध्य प्रदेश के कानून केवल मध्य प्रदेश में चलेंगे, यूपी में नहीं चलेंगे। अब जो इनका क्षेत्र अधिकार होता है वो अलग अलग स्तर पर होता है। जैसे जो क्षेत्र अधिकार होगा वो अलग अलग स्तर पे होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा, लेजिस्लेटिव में कहां होगा, जैसे जो सेंट्रल लॉ बनाएगी वो पूरे देश के लिए बनाएगी, जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी पूरे देश के लिए बनाएगी। लेकिन वही मैं बात करूं किसके, राज्य की, तो राज्य का जो कानून रहेगा वो केवल उसी के क्षेत्र अधिकार में लागू होगा। इतना समझ में, एग्जीक्यूटिव मान लो सीएम और पीएम, पीएम पूरे देश का रहता है और सीएम किसी एक राज्य का रहता है। अब आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट, दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का होता है, हाई कोर्ट किसी एक राज्य का होता है। अब सुनना, यहाँ पर तीनों का क्षेत्र अधिकार अलग अलग है। मैं अब लिखने की जगह नहीं बची, एक सेकंड रुकना। यहाँ पर तीनों का जो क्षेत्र अधिकार है वो अलग अलग है। तो अब अलग अलग है, तो क्या ये एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। यदि किसी ने करने की कोशिश की तो मैं किसके पास जाऊंगा? हाई कोर्ट के पास, हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस मामले को सोल्व करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर उसको कहते हैं हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यदि मान लो केंद्र और राज्य के बीच किसी भी टाइप की लड़ाई होती है तो उसको सोल्व करने का अधिकार केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। केवल उसको सोल्व कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये प्रश्न, कितने प्रश्न कवर हो रहे हैं इस पूरे फीचर से? मैंने कितने फीचर समझा दी? 1 2 3 4 5, लगभग 5 4 5 फीचर समझा दिया आपको मैंने। फीचर समझाओ, दो फीचर समझाओ, 2 नंबर का आ चुका है, 2 समझाने के। क्या 2 और मोर, 2 और मोर लेवल होते हैं क्या? मतलब क्या लिखोगे इसमें? फेडरल में, फेडरल में क्या होता है? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया के फेडरल सिस्टम में नहीं है। देखो ये है ना, ये प्रश्न थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको फॉल्स लगाएंगे ना। 3 फीचर समझाओ फेडरलिज्म के, समझा दिए अपन, 5 से हो गए। चलो यूनाइटेड और फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है ये भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। बोलो, क्या मैंने जो डिस्कस किया उससे बाहर कुछ भी आया क्या अभी तक? मतलब अपन वीवाई को भी देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी देख रहे हैं और थ्योरी भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इससे पूरी पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं फेडरलिज्म इंडिया में कैसे फेडरलिज्म आया और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ये सब अपने को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है अपने को? पढ़ना है लिस्ट, पढ़ना है तीनों, उसके बाद पढ़ना है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन। 3 चीज पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहला चीज देखो, यदि मुझे फेडरलिज्म को अपनाना है, किसको अपनाना है? फेडरलिज्म को अपनाना है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कमिंग टुगेदर और दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब भैया छोटे छोटे यूनिट्स थी, उन सभी ने डिसाइड करा कि हमें एक बड़ी यूनिट बनाना है, तो वो क्या हो? कमिंग टुगेदर। होल्ड मतलब जिन्होंने, एक बड़ी यूनिट ने सभी को संभाल के रखा है, यहाँ पर कोई भी अलग नहीं हो सकता। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूएसए। होल्डिंग का मतलब इंडिया, इंडिया किसी को परमिशन नहीं देगा इंडिया से अलग होने की, क्योंकि हमने किसको स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है? सेंटर को। यहाँ पर सेंटर क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई भी हमसे अलग नहीं हो सकता। चलो दूसरा, अब यहाँ पर समझो समझो शेड्यूल लैंग्वेज। ऐसे शेड्यूल लैंग्वेज से पहले समझो लिस्ट। सर आपने बोला कि हमने पावर सबको दे दी, सेंटर को दे दी, स्टेट को भी पावर दे दी, लेकिन पावर हमने दी कैसे? तो पावर हमने दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। समझो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12। टोटल कितने शेड्यूल है? 12 है। उसमें जो 7वां नंबर का शेड्यूल है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर। किससे बात करता है? डिवीजन ऑफ पावर की। ये बोलता है कि भाई साहब मेरे पास 3 लिस्ट है। क्या है? लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 3। एक लिस्ट है यूनियन, दूसरी लिस्ट है स्टेट, और तीसरी कॉन्करेंट, और एक और दे देता है कभी सभी वो रेजिडुअल। क्या बोल देता है वो? रेजिडुअल बोल देता है। उसने ये कहा कि उसने दोनों को बुलाया कि तुम इधर आओ। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला तुम इधर आओ, स्टेट तुम इधर आओ, और सेंटर से बोला तुम इधर आओ। उसने क्या कहा? इधर यूनियन को बुलाया कि तुम इधर आओ, फिर उसके बाद सेंटर को बुलाया, स्टेट को बुलाया तुम इधर आओ। दोनों को बुला लिया। उन्होंने बोला मालिक बोलो क्या चाहिए? मालिक कौन है इनका? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मालिक ने बोला देखो तुम आगे जाके लड़ोगे पावर को लेकर, तुम भी लड़ोगे, तुम भी लड़ोगे, मुझे पता है। तो मालिक क्या करें? नहीं लड़े तो ये बोल रहा है कि हमें ये चाहिए, हम बोला हमें ये चाहिए, लड़े तो होगी।
तो मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या मालिक बताओ, मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा। अच्छा मालिक, क्या दोगे आप हमें? लिस्ट दोगे। अच्छा, वो लिस्ट करेगी क्या? देखो बेटा, ज्यादा सवाल मत करो, है ना। लिस्ट ये करेगी कि उस लिस्ट में जो लिखा है ना, तुम्हें वही करना है। मालिक को समझ में नहीं आया, है ना, मालिक को समझ में नहीं आया। चलो मैं समझ देता हूँ कि पहले सेंटर को बोला, सेंटर में कौन बैठा? मोदी जी धराओ। तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं, है ना, लिस्ट दे रहा हूं। उस लिस्ट में लिखे सब्जेक्ट्स। क्या लिखे हैं? उस लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। एक सेकंड रुकिएगा। इस सब्जेक्ट पे केवल तुम्हें ही लॉ बनाना है। मोदी जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मालिक समझे नहीं। हम मैं समझा रहा हूं कि मोदी जी, हमने तुम्हें एक लिस्ट दी है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। तुम सेंटर में बैठे हो, लो केवल को बनाएगा लिस्ट पर, सेंटर ही बनाएगी। मैंने इसके अंदर लिख दिए 100 सब्जेक्ट। कितने लिख दिए? लगभग 100 के लगभग सब्जेक्ट्स में लिख दिए। अच्छा मालिक, मैं करूंगा क्या इसका? समझा रहा हूं ना। करो, तुम क्या करोगे? केवल तुम ही इसके ऊपर क्या बनाओगे? लो बनाओगे। मतलब यूनियन लिस्ट के ऊपर केवल लो कौन बनाएगी? सेंटर। ओनली सेंटर कैन मेक लो ऑन यूनियन लिस्ट। इसमें लगभग आपके 100 के लगभग क्या लिखे हुए हैं? सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। मतलब इस पे स्टेट नहीं बनाएगी। जैसे जैसे आपका होता है डिफेंस, जैसे होता है आपका कम्युनिकेशन। डिफेंस, आर्मी, नेवी के उनके ऊपर लोग स्टेट बनाएगी, सेंटर बनाएगी? सेंटर। आपका आता है करेंसी, ठीक है, बैंकिंग, जो भी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए सारा लिख दो, सारा के सारे लिख डालो। डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, बैंकिंग। पूछेगा आपसे कि बताओ डिफेंस पे लोग कौन बनाता है? सेंटर की स्टेट। अपन पढ़े लिस्ट, तो लिस्ट में 5 सब्जेक्ट पढ़ चुके अपन, है ना। तो लिस्ट में अपन देखा करेंसी। करेंसी मतलब होता है 100 का नोट, 500 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट। तो स्टेट तो बना नहीं सकती। साइन किसके लिखे रहते उसके ऊपर? गवर्नर के, मतलब आरबीआई के गवर्नर के ऊपर लिखा रहता सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंटर में चाहिए। बैंक, बैंक कभी सुना? बैंक ऑफ मध्य प्रदेश, बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, ऐसे सुना है क्या? नहीं। डिफेंस में सुना है कि भैया मध्य प्रदेश की खुद की नेवी है, मध्य प्रदेश की खुद की आर्मी है? नहीं। तो इस पे लोग कौन बनाएगा? यूनियन यानी सेंटर बनाएगी। अब बात करते हैं स्टेट। मैंने बोला स्टेट को धराओ, अलग अलग स्टेट आओ, लाइन से आओ, लाइन से लगो, लाइन में लगो। देखो स्टेट, हम तुम्हें क्या देते हैं? सब्जेक्ट देते हैं। अच्छा मालिक, क्या दोगे तुम? सॉरी, सब्जेक्ट ही हम तुम्हें देते हैं, इस एक लिस्ट देते हैं। अच्छा मालिक, उस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं और उनपे केवल लो कौन बना के? स्टेट ही बनाएगी। मतलब तुम ही बनाओगे, कोई और नहीं बना सकता। मतलब इस पे लो केवल कौन बनाएगा? स्टेट ही बना सकती है और कोई नहीं बनाएगा। जैसे पुलिस, जैसे एग्रीकल्चर ना, जैसे आपका पब्लिक हेल्थ, इनको लेकर जो भी कानून बनेगा वो राज्य बनाएगी। इनको लेकर जो, सॉरी हाँ सही बोल रहा हूं, इनको लेकर जो भी लॉ है वो केवल को बनाएगी राज्य। केंद्र या सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे कितना भी मुंह फुला ले वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। मालिक एक बात बताओ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे ना जो दोनों हाँ है ना, एक वो कॉन्कुरेंट। कौन सा है? कॉन्कुरेंट। अच्छा मालिक, ये क्या है? इस पे लोग दोनों बनाओगे, सेंटर बनाएगी और स्टेट बनाएगी। मालिक समझे नहीं, समझाता हूं। इस पे सेंटर भी बनाएगी और स्टेट भी बनाएगी इस पे लोग। जैसे मान लो सब्जेक्ट है मैरिज, इस मैरिज के ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है, दोनों मिलकर इस पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन किंतु बंतु परंतु दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर एक ही लॉ बना दिया। दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर एक ही लॉ बना दिया, तो चलेगी किसकी? सेंटर। कोई सेंटर क्या है? सबका माई बाप है, तो उसकी चलेगी। यहां पर स्टेट
कितना भी चिल्ला ले, कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, लेट जाए जमीन पर कि मेरे लास्ट पे से गुजर के जाना पड़ा है, ऐसे भी बोल दे, फिर भी सेंटर बोलेगा भाई साहब हमारा माँ बाप कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दिया है, हमारे स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर, चले किसकी, सेंटर की। ठीक है, अब आता है रेजिडुअर, ये रेजिडुअर ही बोलते हैं इसको अपन। ये बेचारा ऐसा था कि खाली पड़ा हुआ था और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो तीनों में कवर नहीं हो रहे, यूनियन में भी, स्टेट में भी, कॉन्कॉर्ड में भी। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, इसमें रख देते हैं। क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। लेकिन इसमें रख दो दिया अपन ने, तो लो कौन बनाएगा इसके ऊपर, सबसे बड़ा सवाल। दोनों लड़ पड़े, कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगी कि स्टेट बनाएगी, ये कोई और बेटा तीसरा व्यक्ति वो बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ो मत। क्यों भैया, इस पे लो केवल कौन बनाएगी, केंद्र यानी सेंटर ही बनाएगी, और कोई इस पे नहीं बना सकता। मतलब इस पे लो केवल कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। कौन बनाएगी, केवल पार्लियामेंट। और यहाँ पर पार्लियामेंट है, यूनियन लिस्ट में भी है ना, कंफ्यूज मत होना हो। स्टेट में कौन बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। ठीक, जैसे आईटी, आपका आईटी किसी का सब्जेक्ट नहीं है, आईटी को किसमें रखा गया, रेजिडोरी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आईटी आपका हो गया है ना, स्पेस हो गया आपका, डिजिटल करेंसी हो गया, ट्रेडमार्क होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा, ये सब किसमें रखे गए हैं, रेजिडोरी के अंदर रखे गए हैं। बोलो, तीनों लिस्ट कवर हो गई आपकी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। चलो ठीक है, आज तो हमारा जो पहला प्रश्न था, बताओ कि डिफेंस कौन सी लिस्ट में आता है, तो क्या लिखोगे इसमें, यूनियन लिस्ट में आता है। चलो, अब दूसरा जो लिखा हुआ भैया नेशनल लैंग्वेज का। चलो ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो दूसरा फीचर समझते हैं फेडरलिज्म का, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, अब मैं आपको तीन तरह की लैंग्वेज बता रहा हूं, तीन तरह की। पहली आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी आपकी नेशनल लैंग्वेज, और तीसरी आपकी शेड्यूल लैंग्वेज। कौन सी है, शेड्यूल लैंग्वेज। चलो तीनों के करके समझते हैं। चलो ऑफिशियल को समझते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिस के काम में यूज होती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी हुई है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। पहले पहले इंग्लिश को बैन कर दिया गया था, 1968 में वापस उसको कंटिन्यू किया गया है ना। चिल्लाने लग गए सब, कोई नॉर्थन इंडिया को कहाँ आते इंग्लिश, बिहारी को, यूपी में देख लो, मध्य प्रदेश में हालत बुरे हैं, हमारा हालत बुरे है। तो इंग्लिश को उन्होंने डिसकंटिन्यू करवा दिया। तमिल वाले बोला वही हम किस लैंग्वेज में बात करें, तुम्हें तमिल आएगी नहीं और तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तो वापस उसको कंटिन्यू कर दिया। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज से, पहले मैं बात करता हूँ शेड्यूल लैंग्वेज की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है आठवां। आठवां शेड्यूल में बोला है कि यार देखो हमारे इतनी सारी लैंग्वेजेस है, वो सब लड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा, लैंग्वेज को पहचान देना स्टार्ट कर दी और एक लिस्ट में ऐड करने लग गए। कौन सी लिस्ट में, शेड्यूल लिस्ट के अंदर। तो वर्तमान में 2025 तक 26 चल रहा, सॉरी 2026 तक टोटल हमारे कितने लैंग्वेज हो गए, 22। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस समय लैंग्वेज कितनी थी, मात्र उसका मैं लैंग्वेज सिर्फ 14, कितने थी, 14। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास समझ लो। तो 15वीं जो एड हुई थी वो थी सीधी या सिंधी बोलते हैं उसको कुछ लोग। बाद में 16वीं, 17वीं, 18वीं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, वो 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, टोटल करके 22 लैंग्वेज एड हो गई। तो वर्तमान में टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 ही पूछेगा आपसे बस। और आपकी बुक के अंदर लिस्ट दी गई, उस लिस्ट को पढ़ लेना, पूरी की पूरी 22 लैंग्वेज की लिस्ट पढ़ लेना भाई साहब एक बार, नहीं तो ना बस धाराशायी हो जाओगे। अब आती है नेशनल लैंग्वेज। क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, कंफ्यूज करेगा आपको, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, नो। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी चिल्ला ले कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हम हिंदी को ये बनाएंगे, हम इंग्लिश को ये बनाएंगे, तमिल को ये बनाएंगे, मलयालम को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ठिकाना बनाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर 22 लैंग्वेज कैसे रखेगी, शेड्यूल लैंग्वेज। अब शेड्यूल लैंग्वेज बोलो
काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी और ना ही कभी भविष्य में हो सकती है, ऐसा कोई संभव है ही नहीं। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, कोई भी नेता कोई भी पॉलिटिशियन कितना भी चिल्ला ले कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक और याद करना, SRCB है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बना था, सारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि लैंग्वेज का आधार बना दो, जिसे बन चुका था एक स्टेट आंध्र प्रदेश। फिर बाद में चिल्ला चोट होने लग गए तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, लैंग्वेज से थोड़ा साइड रखते हैं, बाकी चीजों को पहले रखते हैं, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं एक और बच्चा भी तो अपना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायती राज। अब इसको कहाँ समझाऊं, कहाँ इसको समझा सकते हैं अपन, एक काम करते हैं अपन एक नया पेज लेते हैं पूरा, चलो इसको रफ कर देते थोड़ा। ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पंचायती राज। क्या होता है पंचायती राज? ये समझ लो थोड़ा सा। देखो हमारे भारत में पहले पावर कैसी थी, सेंट्रलाइज थी। तो हमने क्या करा, अब सॉरी पावर डिसेंट्रलाइज, सॉरी पावर कैसी थी, सेंट्रलाइज। हमने स्टेट की पावर को लिमिट रखा था, लेकिन डिमांड ये उठी कि भैया जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर बड़े शहर, उनको भी पावर दे दो, वही मजे करेंगे अपने जीवन में। तो विचार किया गया कि हाँ यार करना तो पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें चेंजेस किए गए, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, 73rd और 74th नंबर का चेंजेस किए गए। इस चेंजेस कब किए थे, 1992 में, 1993 में जाके लागू हो जाते हैं। अब यही चेंजेस करके इंडिया में एक सिस्टम लाया गया है, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम, इस पंचायती राज सिस्टम को दोनों जगह लागू कर दिया, बड़े शहरों में यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन एरियाज में, और गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिसको बोलते हैं हम लोग रूरल एरियाज। अब क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या किया गया इसके अंदर देख लेते। पहले इसमें प्रावधान किया गया कि भाई साहब 3 या 3 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, 3 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे पहला कौन सा, विलेज यानी ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत या ब्लॉक समिति इसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा आपका जिला पंचायत यानी जो जिले स्तर पर होती है। जैसे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। यदि आप किसी शहर से बिलोंग करते हो, छोटे शहर से, बड़े शहर से, या तो नगर पालिका या तो नगर परिषद मिलेगी, और उसके बाद जाओ तो जिला पंचायत। ये तो पंचायतों के स्तर होगा, मैं अर्बन में पढ़ाऊंगा आपको ना। दूसरा यहाँ पर क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे। अब जो इलेक्शन करवाएगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगी, लेकिन राज्यों की स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाएगी, यहां पर चुनाव करवाएगी। फोर्थ आप देखो, यहां पर ST SC को क्या मिलेगा, एक प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। पांचवा, महिलाओं को भी 50% या 1/3 रिजर्वेशन मिल सकता है। हाँ, ST SC को 1/3 और महिला को भी 1/3, और किसी ने उसको 50% भी कर दिया है, वो उनके ऊपर है, क्योंकि राज्य पंचायती राज्य को लागू करेगी, ये राज्य के ऊपर है नहीं स्टेट के ऊपर है। अब अपने 73 करके ये सब कर दिया। फोर्थ में अब एक और अमेंडमेंट है 74 अमेंडमेंट है शहरों के लिए, अर्बन के लिए। जैसे नगर निगम सबसे बड़ा शहर के लिए होगी, फिर होगी नगर पालिका, फिर होगी नगर परिषद, ठीक। ये किसके लिए होगा, शहरों के लिए होगा, ठीक है। चलो नगर निगम सबसे बड़ा होता है, फिर नगर परिषद, नगर पालिका सबसे छोटी रहेगी आपकी, ठीक है। चलो तो ये होगा हमारा पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। चलो देखो आप इसमें प्रश्न कैसे आ चुके हैं, तो बहुत ही कॉमन से प्रश्न आ चुके हैं, बहुत ही इजी आए इसमें, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन पहले देख लेते हैं जेंडर डिवीजन, ये पूरा चार्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं सारी कहानी आपको समझा दूंगा। देखो सुनो,
पहले बात कर रहे हैं जेंडर की। देखो यदि मैं जेंडर की पहले बात करूं तो एक मिनट में थोड़ा पेन कैसे लेते हैं अपन, इसमें ये लेते हैं। पहले अब जेंडर की बात करते हैं। तो दो वर्ड है, दूसरा होता है सेक्स और दूसरा वर्ड होता है जेंडर। सेक्स मतलब होता है कि मेल और फीमेल, यार मेल हो गया तो फीमेल होगा। लेकिन जो समाज के चार लोग हैं, हाँ वही चार लोग जो ये बात करेंगे, यही चार लोग जो बात करेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, एक जेंडर के बेस पर एक लेबर डिवीजन कर दिया। लेबर डिवीजन कैसे किया समझो, ऐसा इसमें मेल और फीमेल आ गया ना। लेबर डिवीजन कैसे किया, जैसे भैया जो मेल होंगे, जो पुरुष होंगे, क्या करेंगे, कमाई करेंगे बाहर जाके। जो महिलाएं होंगी वो घर का काम संभालेगी। क्या संभालेंगी, घर का काम संभालेंगी। ये डिवीजन कर दिया किसने, चार लोगों ने मिलकर। अब ये डिवीजन कर तो दिया उन्होंने, इससे समस्या क्या आ रही है, क्या डिवीजन मैंने इक्वल बेस पे किया है क्या, नहीं, अनइक्वलिटी के, तो इनइक्वलिटी के। भैया क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सुनना, जैसे किसी के लड़का पैदा होता है तो बोलता है कि भाई क्या है, एसेट है। वो किसी ने लड़की पैदा हुई तो क्या होती है, लिक्विडिटी। ये पुराने समाज में चलते, जो कंजर्वेटिव लोग, जो पुराने जमाने के लोग हैं, वो ऐसी बातें किया करते थे। अब वैसे कम हो गया, अब तो उल्टा हो गया ना। अब उल्टा हो गया, भेदभाव होता है टाइप का, लड़कियों के साथ अलग और लड़कों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, है ना। हमारे लिटरेसी रेट देख लो कम है, कुछ गांव की हालत देख लो आप, आज भी वहां पर महिलाओं को या बच्चियों को या लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा राजस्थान के गाँव में जहां बोले हुए महिलाएं, जो घर की महिला है, वो मोबाइल यूज नहीं करेगी, स्मार्टफोन। बताओ ये भेदभाव है कि नहीं है, बड़े स्तर पे भेदभाव है। और सैलरी भी कम मिलती है लड़कियों को। तो सॉल्यूशन क्या कर दिया इन्होंने, इक्वल वेजेस कर दिया और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन दे दिया पंचायत और असेंबली के अंदर। ठीक है, चलो। अब तो एक टाइप का क्या है, जेंडर डिवीजन है, या हम इसको बोल सकते हैं लेबर डिवीजन है, चार लोगों ने मिलकर कर दिया है। अब बात करते हैं रिलीजियस के बेस पर। हमें जानते हैं कि भैया धर्म के नाम पर भी कुछ लोग डिवीजन करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। जिससे क्या होता है, किसी एक कंट्री को उठा के देख लो, यदि किसी एक देश में किसी एक धर्म की जनसंख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन क्या होगा, उस धर्म का ज्यादा होगा। मतलब उस धर्म के लोग क्या करेंगे, वहां पर रूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को एक्साइट कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, सब बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर कहने का इशू होता है मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, और कम्युनल वायलेंस जैसा हो जाता है। कम्युनल वायलेंस जैसा क्या, कि भैया मेरा धर्म सबसे ऊपर है, तुम्हारा धर्म सबसे नीचे, लड़ लिए दोनों आपस में, लो लड़ लिए। अभी मतलब अभी एक वर्तमान का केस था, जम्मू कश्मीर, जहां पर एक कॉलेज था, वैष्णो देवी कॉलेज, जहां पर शायद 42 या 53 मुस्लिम मेरिट लिस्ट में आ गए, हिंदू कहीं ना कहीं 7 to 8 आ गए। लोगों ने इसको एक धार्मिक मामला बना लिया। कितना गलत है, अरे भैया मेरिट के बेस पे पढ़े, इसलिए वो ऊपर उठ गए, यार पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, तो मेरिट में भी तो आएंगे। मतलब बिना किसी सेंस के पास धर्म की राजनीति करने में लगे हुए थे। ठीक है, चलो अपन उस पर नहीं आते, राजनीतिक मामला है वो। सोल्यूशन क्या हुआ, सभी एक ही रहा भैया, भले मुस्लिमों ने वहां पर 42-43 मुस्लिम अच्छे से पास हुए, तो भैया खुशी मनाओ ना इस चीज की। और जब फेल हो दुख मनाओ कि हम फेल क्यों हुए, कमी निकालो, खुद की कमी निकालो, है ना। ये धर्म के नाम पर अपने आप की कमियां को मत समझो, मतलब बताओ किसी को। सेकुलरिज्म में आओ, क्या भैया हमारा देश है, सेकुलर कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया कि भारत एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ नहीं होगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी हाँ मतलब किसी भी धर्म का हो, सभी को एक निगाहों से देखा जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं कास्ट। कास्ट भी एक प्रकार का क्या है, सोशल डिवीजन। कितनी बार आ चुका है प्रश्न, क्या टाइप का सोशल डिवीजन है। और सोशल डिवीजन किस पे होता है, कास्ट के, जाति के नाम पे। कि भाई तू जाति का है, मैं जाति का हूं, ये जाति का है, ये वो जाति का है। बोलो, ऐसा कम्युनल हार्मनी, ये इशू कैसे, तो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इससे वो भेदभाव हो रहा है, समाज में अनइक्वलिटी आ रही है, अनटचेबिलिटी जैसी समस्या आ रही है। और जिसको जहां जॉब मिलने से वहां जॉब नहीं मिल पा रही, किसकी वजह से, कास्ट की वजह से। तो सॉल्यूशन क्या, रिजर्वेशन दे दो, एस टी का कहने का रिफॉर्म करो दलितों के लिए, और जो अनटचेबिलिटी उसको खत्म किया जाए। तभी जाके समाज में क्या आएगी, इक्वलिटी, या समाज के अंदर क्या आएगी, हार्मोनी, या सभी लोग एक जैसा रहेंगे। चलो प्रश्न देखते हैं इसके।
When we speak of gender division, we usually refer to unequal role assigned by society to men and women. सही बात है. Gender division based on biological texture of male or female, मतलब men और women, बिल्कुल सही बात है. What is feminist movement? जब कोई मेल या फीमेल अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर, उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट. 2 नंबर में आ चुका है. एक इंडियन आइडियल वुमेन की क्या है खासियत बताओ. डेडिकेशन होनी चाहिए, है ना, अपने मतलब एक कंपैशन होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, ये सब क्या होती है, एक आइडियल वुमेन की पहचान होती है समाज के अंदर. चलो खत्म हो गया. अब रिलीजन को देख लो. कम्युनलिज्म एक मेजर ऑब्स्टेकल है इन वे ऑफ क्या हार्मोनी बनाने में, है ना. सोशल डिवीजन कास्ट के नाम पे होता है हमारे यहाँ, बता चुका हूं मैं. सोशल डिफरेंस का मेन बेस क्या है हमारे यहाँ, कास्टिज्म. ठीक है, वो इसमें भी कास्टिज्म आएगा, इसमें भी देखो. बस चलो खत्म. अब आता है पॉलिटिकल पार्टी. अगला प्रश्न, सॉरी, अगला जो आता है हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टीज का आता है. ठीक है, ओके. पढ़े अपन क्या, चलो स्टार्ट करते हैं. इंपोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस है, क्या इंपोर्टेंस है, सब देखेंगे अपन. क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई 4 लोग है, ये वही 4 लोग है ना. हाँ, ये 4 लोग बड़े फुर्सत है. इन लोगों ने बोला कि हमारी चारों की क्या है, आइडियोलॉजी सेम है, हमारे विचार बिल्कुल से. एक काम करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ आके बनाते हैं पार्टी, बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी. वो क्यों बनाएंगे, सरकार चलाने के लिए, सरकार इलेक्शन लड़ने के लिए, और बाद में सरकार बनाएंगे इलेक्शन जीतकर. ठीक है, ये होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज. चलो व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी बता चुका, एक बार आया, फ्यूचर समझेंगे अपन और कैसे काम करती है. चलो ये देख लो, टेबल देख लो, बढ़िया समझ में आएगा आपको कि क्या काम है पॉलिटिकल पार्टीज के. ठीक है, बढ़िया. पहला नॉमिनेशन. नॉमिनेशन लैक ऑफ डिस्कशन होता है, डायनेसिस. अच्छा, ये तो मैंने चैलेंजेस हो गए, ये क्या होगा चैलेंजेस के बाद में देखेंगे. चलो ठीक है, क्या काम करना. पहला काम है कंटेस्ट इलेक्शन, यानी क्या है कि सरकार बनाना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़के क्या बनाना, सरकार बनाना. ठीक है, यदि हार गए तो अपोजिशन में जाना, जीत गए तो किस में जाना, रूलिंग में जाना. मतलब पहला जो काम है वो क्या है, कंटेस्ट इलेक्शन. दूसरा जो काम है क्या बनाना, सरकार बनाना, रन गवर्नमेंट या सरकार को चलाना. तीसरा जो काम है अपोजिशन का रोल प्ले करना यदि हार गए तो. चौथा काम है प्रेशर ग्रुप बनाना, कि भैया प्रेशर बनाओ सामने वाले के ऊपर जो रूल कर रहा है, और जो लोगों के ओपिनियन है उसको सेव करो, सेव पब्लिक ओपिनियन, और लोगों को लेके क्या बनाओ, पॉलिसीज बनाओ. तीसरा कि आप यदि आपने सरकार बना ली तो लॉ बनाने में क्या करो, पार्टिसिपेट करो. ये काम किसके होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं. ठीक है, लेकिन वाह कितने सारे काम है. अरे भाई साहब, उतनी क्या है कमियां हैं, उतनी क्या है कमियां हैं. देख लो क्या क्या कमियां हैं. पहले बात करते हैं इंटरनल चैलेंजेस. पहले हम बात करते हैं इंटरनल चैलेंजेस. अच्छा, रिफॉर्म में बता देंगे आपको, है ना, रिफॉर्म में करके नहीं लाएगा. चलो कोई बात नहीं, रिफॉर्म कर लेंगे, है ना, रिफॉर्म भी अपन कर लेंगे. इंटरनल डेमोक्रेसी बताओ कि ट्रांसपेरेंसी है क्या पॉलिटिकल पार्टी के बीच, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो. क्या वो बताएंगी सभी को कि भैया हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये सब चल रहा है, कोई नहीं बताएगा. दूसरा डायनेस्टी सक्सेशन, ये तो भाई साहब बहुत चलता है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लो, अपने परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी दूध का धुला नहीं है ना. चाहे ये बोले कि वो दूध के धुले, ये बोले कि ये है कि वो है, सभी में क्या चलता है, परिवारवाद सभी में चलता है, भयंकर चलता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में चलता है. और ये लोग पावर को कैसे कर लेते हैं, सेंट्रलाइज. मात्र एक या दो लोगों के हाथ में क्या होती है, पूरी पावर होती है, और वही लोग क्या रहते हैं, फैसले रहते हैं. 2 गुजराती सब पे भारी. देखिए आपने, दोनों के दोनों गुजराती है, दोनों पूरे देश को चला रहे हैं, मतलब पूरी पॉलिटिकल पार्टी का पूरे देश को चला रहे हैं वो दोनों मिलकर. ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल चैलेंज कौन कौन से है. कॉम्पिटिशन फॉर मनी. इलेक्शन लड़ना है तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा पैसा पैसा, रुपया. तो लड़ेंगे इसके लिए, अपने पावर का मिसयूज करेंगे. अरे भाई साहब, पैसा इसको खिला रहे, उसको खिला रहे, उसको खिला रहे, और चुनाव जीते जा रहे हैं. और किस, अरे मान लो ये कोई इंडस्ट्री वाला है, बहुत पैसा है, उसने खूब पैसा खिला दिया, तो सपोर्ट भी किसका करेंगे, उसी का करेंगे.
है ना। ये हो गया फाइनेंशियल चैलेंज। आइडियोलॉजिकल क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी वादे का भूल जाओ, उन्हें वादा करा वो कर ले, मतलब असंभव है ना, बिल्कुल भी संभव नहीं है ये, कर ले तो है ना। बस सीधा सीधा है कि ये अवसर देखते हैं, अरे भैया ये चाहिए, लालच दे दो, जीतेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, फोकस ऑन, बस जितने भी इनका पूरा ध्यान है कहीं ना कहीं लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो करे क्या सर, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म देखते हैं अपन अब। पहला सॉरी, माफी चाहते हैं। पहला रिफॉर्म, पहला जो रिफॉर्म है, आप क्या कर दो बताओ। अपन अभी देखें कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं ये मानो कि यदि समझो जैसे अपन ने चैलेंजेस पढ़े, यदि मैं चैलेंजेस का उल्टा कर दूं तो रिफॉर्म होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। यदि मैं चैलेंजेस का उल्टा कर दूं तो रिफॉर्म होंगे या नहीं, नहीं होंगे। चलो अपन देख लेते हैं ना। पहला रिफॉर्म क्या था, पहले कुछ एमएलए होते रहे, चुनाव जीतने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से जो जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी वो गिर गई। तो इन सबको रोकने के लिए पहला जो रिफॉर्म किया गया वो किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई कोई भी डिफेक्शन है, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरा जो रिफॉर्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एफिडेविट लेकर आओ भैया, सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट है जानकारी दो कि भाई तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितना ये है ना। कोई देगा क्या है? कोई देगा। दूसरा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच ट्रांसपेरेंसी पड़े, मतलब बढ़े, ऐसे लॉ या पॉलिसीज लेकर आओ कि जनता को भी पता चले कि किसको किसको आप चुनाव में खड़ा करोगे, उसको क्यों कर रहे हो, क्या है उसके अंदर, सब सारी बातें बताओ जो भी आपके अंदर आंतरिक मामले में चल रहा है ना। जो महिलाएं वही उनको भी रिजर्वेशन दो, जैसे 1/3 रिजर्वेशन आपको देना चाहिए। उसके बाद लोगों आरटीआई वगैरह ये सब लगाना स्टार्ट कर दो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू ग्रुप, मीडिया के थ्रू, कि वह पॉलिटिकल पार्टी सब बता दे कि हमारे बीच क्या चल रहा है, हमें क्या करना है। और फंड, जो भी फंड आता है वो सरकार के खजाने से जाए। क्यों? जब सरकार की ट्रेजरी सरकार के खजाने से जाएगा तो कंट्रोल में करेंगे खर्चा। तुम्हें पता ही है, हजारों करोड़ रुपए तो खर्च कर ही देते हैं, बहुत कम की, मतलब पाकिस्तान की जितनी जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा खर्चा तो किसी एक राज्य के चुनाव में हो जाता है हमारे भारत में। ये हालत है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म हो गए, चैलेंजेस हो गए, अब लास्ट चैप्टर बचा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है कि नहीं है। और ज्यादा इससे कोई टफ प्रश्न आया नहीं है, यदि अपन बोलेंगे क्या होता है आउटकम्स। अच्छा, जो तुम डेमोक्रेसी देख रहे हो इतने दिनों से, तो क्या आउटकम निकल के आ रहा है उसके बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव, दोनों। मैं कहूंगा जो हमारी डेमोक्रेसी उसके पॉजिटिव भी आउटकम निकल के आ रहे हैं और नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं ना। नेगेटिव पे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं। चलो समझते कैसे, क्या क्या प्रश्न आ चुके, क्या प्रश्न आया है देखो इससे अभी तक, कि भाई साहब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लियाबल होती है जनता के लिए ना। व्हाई डज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक टाइम टू टेक डिसीजन, देख लेते हैं। व्हाई गवर्नमेंट सिस्टम बेटर देन अदर टाइप ऑफ सिस्टम, दो आउटकम बताओ डेमोक्रेसी के। चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहला, डेमोक्रेसी क्या होती है भैया, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सभी को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और जहां पर सरकार को चुना जाता है जनता के द्वारा, वो होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसी होती है, रेस्पॉन्सिव। दूसरी होती है अकाउंटेबल। दूसरी होती है कि ये क्या करते हैं, जो भी फैसला होता है उसका डिस्कशन करते हैं, मैं समझाऊंगा सब, है ना। एक होती है लेजिटिमेट, एक क्या होती है, लेजिटिमेट होती है। चलो, तो एक एक आउटकम पर समझते हैं हम। पहला है रेस्पॉन्सिव, मतलब जिम्मेदार। मतलब यदि किसी नेता को कोई भी सरकार यहाँ पर जिम्मेदारी लेती है तो पूरी अच्छे से निभाती है, ईमानदारी से निभाती है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, हर एक काम का यहाँ पर सरकार जवाब देती है कि
ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना है। मन मन में हंसी भी आ रही। डिस्कशन, जो भी काम होता है उससे पहले हमारे क्या होता है, प्रॉपर डिस्कशन होता है। जैसे पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनना है तो उसका क्या होगा, पहले डिस्कशन होगा, यानी पहले क्या होगा, उसका प्रॉपर एनालाइज होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, फिर जाके वो कानून बनेगा। थोड़ा सा समय लगता है। लेजिस्लेटिव जो भी सरकार होती है, यहाँ पर सभी के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कैसे आते हैं, चुनकर आते हैं, जो कैसे आते हैं, चुनकर आते हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे बांट सकते हो, वैसे इतना बड़ा ही नहीं, एक दो नंबर का आता है ये, कि अकाउंटेबल होना है ना। सभी को यहाँ पर क्या मिलते हैं, इक्वल राइट्स मिलते हैं, भी चाहो तो लिख सकते हो, इक्वल राइट्स भी मिलते हैं। हाँ, इसका उल्टा कर दो बस नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसका उल्टा कर दो रेस्पॉन्सिव होती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। जिम्मेदारी मतलब बोलते तो रहे कि भैया हम इकोनॉमिक मिनिस्टर है, हम बोलते हैं कि हम डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन जब फेल होते हैं तो पद गली से निकल लेते हैं, मतलब अकाउंटेबल भी नहीं है। डिस्कशन इतना लंबा चल जाता है कि कोई बात मतलब कंक्लूजन निकल नहीं रहा, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, तो बहुत समय लग जाता है। लेजिटिमेट अनफेयर इलेक्शन होता है कभी सभी, इक्वल राइट्स मिलते हैं लेकिन नाम के केवल। तो कहने के ये सब क्या है, पॉजिटिव है, और ये सब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो ये सब प्रश्न इससे कवर हो चुके हैं। अब देखो कुछ प्रश्न बुरा आ गए थे, जैसे दो एलिमेंट, चार एलिमेंट समझाओ जो कहने के डेमोक्रेसी को कम करते हैं, है ना। ऑब्स्टेकल जो पॉजिटिव ना, उसको घुमा फिरा के नहीं पॉजिटिव और बता दो कि वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, लेजिटिमेट बढ़ा दो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, वही आउटकम है, वही रिफॉर्म है, वही सब कुछ सेट है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट, यानी पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपन कंप्लीट कर ली है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ आ सकता है क्या? मन मन में पूछो, ईमानदार से, ईमानदार से पूछो, कुछ आ सकता है क्या इससे बाहर? कुछ नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भाई साहब इतना कुछ पढ़ा चुका ना मैं कि अब बस, अब दिल दिल थाम के बैठो, एक से उठना अभी मत बैठो। अपन इतना कुछ कर लिया ना कि अब तो भैया जाने नहीं कुछ बाहर, कुछ नहीं जाना है। अपन पीवाई को देख चुके हैं, अपन थ्योरीज देख चुके हैं, अपन शॉर्ट नोट्स की तरह आपको चीजें समझा चुका हूँ। मतलब पूरी एक क्लास में पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंप्लीट हो गई। जो आप साल भर लगा तो पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही। भगवान, इतिहास खत्म नहीं हो रहा है, हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही, पॉलिटिकल डेमोक्रेट्स खत्म नहीं हो रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सॉरी, फिर इकोनॉमी खत्म नहीं हो रही, खत्म कर दूंगा मैं 1-2 घंटे में। ठीक है, तो अपन एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर चुके हैं। ईमानदार से मैंने आपको 3 सब्जेक्ट करवा दिए, 50 नंबर कहीं नहीं गए आपके, यदि आपने ध्यान से देख लिया तो। और यदि आपको हल्का फुल्का जो रहेगा ना, जैसे हम लोग क्या खाना खाते हैं, अगर हल्की सी भूख तो लग रही है यार, 2-4 रोटी खा ली, चावल भी ले लेते हैं। बहुत चावल कब दूंगा मैं आपको? अभी दूंगा, कुछ दिनों बाद ही आपके पास चावल भी जाएंगे। तो आपका जो पूरा है ना, सब कंप्लीट भाई साहब, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे अपन, है ना। कुछ बच्चे नहीं, पीवाई को कर लिए, तो मतलब टॉपिक्स करवा दिए, टॉपिक समझा दिए, है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये तक बता दिया। बताओ और क्या करूं मैं? मालिक बता दो अभी, आप बता देना और क्या मुझे करना चाहिए, कि भैया सर आप बताओ और क्या आप दे सकते हो हमें। हाँ, चलो मालिक इतना ही है इसके लिए। तो हमारा जो समय है अब खत्म होता है, समय की समाप्ति होती है। ठीक है, अगले जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी इकोनॉमिक की आएगी, लास्ट क्लास बच्चे, उसके बाद आएगी पीवाईक्यू वाला सेक्शन आएगा। यदि 4-5-6-7 वीडियो आपने देख ली एग्जाम से पहले, तो आपका मतलब ये बोलो कि कॉपी जो चेक कर रहा है ना, वो बोलेगा यार काश ये हमारा परिवार का होता, काश कितना मजा आता जीवन में। टॉपर, आप क्या बनोगे? टॉपर्स। सब टॉप कर लेना, सबके सब, जो जो क्लास लेगा वो सबके करेगा, टॉप करेगा बस। और टॉप कर लिया तो भाई साहब उसके लिए करना पड़ता है लाइक, फिर करना पड़ता है शेयर, फिर करना पड़ता है सब्सक्राइब। ये तीनों चीज करोगे तो आप टॉप कर जाओगे। क्या कर जाओगे? टॉप कर जाओगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ेंगे जी। जय हिंद, जय भारत।